प्लस टू क्लास का केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर जो है वो शुरू करने जा रहे हैं। हमारा जो आज का लेसन है वो है केमिकल काइनेटिक्स। देखिए, केमिकल काइनेटिक्स की अगर हम इससे पहले बात करें तो ये चीज़ हमें समझनी होगी कि किसी भी रिएक्शन के लिए, कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके अध्ययन के लिए हम 3 अलग अलग पैरामीटर्स या पैमाने जो है वो चुन सकते हैं। पहला हमारे पास कौन सा होता है? पहला हमारे पास है थर्मोडायनेमिक्स, दूसरा है केमिकल इक्विलिब्रियम और तीसरा हमारे पास जो है वो केमिकल काइनेटिक्स। तो ये तीसरा जो कंसेप्ट है केमिकल काइनेटिक्स का, यही हमारा टॉपिक है आज जो चैप्टर हम पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को समझने के लिए हमारे पास 3 पैमाने हो सकते हैं कि हम उनसे वो 3 पैमाने या कारक या पैरामीटर्स वो हमें कुछ रिएक्शन के बारे में क्या क्या जानकारी दे सकते हैं। तो सबसे पहला जो कारक यहाँ पे है वो है थर्मोडायनेमिक्स। अपने प्लस 1 के अंदर पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए, थर्मोडायनेमिक्स हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन की फिजिबिलिटी के बारे में जानकारी देता है। फिजिबिलिटी से अर्थ है, हमारा मतलब जो है वो है कि उसके होने की संभावना। तो जब आप थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करते हैं तो आप उसको थर्मोडायनेमिक्स स्टडी करके बता सकते हैं कि ये रिएक्शन संभव है या नहीं, यानी कि फिजिबल है या नहीं। तो थर्मोडायनेमिक्स से हमें जानकारी मिलेगी कोई भी रिएक्शन जो है वो फिजिबल है या नहीं। दूसरा जो पैरामीटर है वो है केमिकल इक्विलिब्रियम। अब देखिए, केमिकल इक्विलिब्रियम हमें ये जानकारी देगा किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के बारे में कि वो जो रासायनिक अभिक्रिया है किस हद तक पूरी हो सकती है, एक्सटेंट टू विच केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स। तो थर्मोडायनेमिक्स से क्या जानकारी मिली? अबाउट द फिजिबिलिटी ऑफ द रिएक्शन, उसके होने की संभावना। केमिकल इक्विलिब्रियम से क्या जानकारी मिली? द एक्सटेंट टू विच केमिकल रिएक्शन प्रोसीड्स, किस हद तक रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कर सकता है। अब बात करते हैं केमिकल काइनेटिक्स की, जो हमारा चैप्टर भी है। केमिकल काइनेटिक्स से हमें ये जानकारी मिलती है कि कोई भी जो रासायनिक अभिक्रिया है वो किस गति से पूरी हो रही है, किस स्पीड से पूरी हो रही है, उसका रेट क्या है, उसकी अभिक्रिया के पूरे होने की दर क्या है, ये जानकारी मिलती है केमिकल काइनेटिक्स में और यही हम पढ़ेंगे। तो 3 पैमाने हैं। पहला थर्मोडायनेमिक्स जो बताएगा कि रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम जो हमें ये जानकारी देगा रिएक्शन के बारे में कि वो रिएक्शन किस एक्सटेंट तक पूरा होगा, और तीसरा केमिकल काइनेटिक्स जो हमें ये बताएगा कि रिएक्शन की स्पीड क्या है या किस गति से या किस दर से जो है रिएक्शन की जो अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया, वो पूरी हो रही है। चलिए बात करते हैं, हम सीधे आते हैं केमिकल काइनेटिक्स पे। अब केमिकल काइनेटिक्स है क्या? केमिकल काइनेटिक्स क्या है? इट्स अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन प्रोसीड्स। दोबारा सुनिए क्या कहा मैंने। कहा हम केमिकल काइनेटिक्स को परिभाषित कर रहे हैं। केमिकल काइनेटिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ये रसायन विज्ञान की वो शाखा है विच डील्स विद, जिसमें किसका अध्ययन होता है? फर्स्ट इज रिएक्शन रेट्स, यानी कि पहली चीज़ क्या पढ़ते हैं हम इसमें? रासायनिक अभिक्रिया के स्पीड, यानी कि रिएक्शन रेट, यानी रासायनिक अभिक्रिया के जो दर है उसका अध्ययन करते हैं। दूसरा क्या अध्ययन करते हैं? फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन, वो कौन कौन से कारक हैं जो रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करते हैं। जैसे तापमान बढ़ेगा तो रासायनिक अभिक्रिया तेज़ होगी या धीमी होगी, कैटलिस्ट का प्रयोग करेंगे रासायनिक अभिक्रिया तेज़ होगी या धीमी होगी, अभिकारकों की मात्रा अगर बढ़ाएंगे, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया धीमी होगी या तेज़ होगी। ये सारे फैक्टर्स जो हैं, ये सारे कारक, इसका भी हम अध्ययन करते हैं। और तीसरा मैकेनिज़्म है कि उसका कोई भी अगर रिएक्शन पूरा हो रहा है तो किस प्रकार से, उसके पीछे क्या मैकेनिज्म जो है काम कर रहा है, उसका अध्ययन भी हम केमिकल काइनेटिक्स में करते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स क्या है? इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्शन रेट्स एंड मैकेनिज्म बाय विच रिएक्शन प्रोसीड्स, यानी कि ये वो शाखा है विज्ञान की जिसके अंतर्गत हम जो रासायनिक अभिक्रिया की दर, रासायनिक अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक और उसके मैकेनिज्म का अध्ययन करते हैं। तो ये 3 चीज़ें मुख्य तौर पर इस केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ी जाती हैं और हम पढ़ेंगे भी। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं की कि रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार क्या हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आधार क्या है? बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, यानी कि जिस दर से रासायनिक अभिक्रिया पूरी हो रही है उस आधार पर हम रासायनिक अभिक्रियाओं को कितने हिस्सों में वर्गीकृत कर सकते हैं। तो ध्यान रखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। देखो, रेट का मतलब जब यहाँ पे आ रहा है तो समझ जाइए कि कितने समय में रिएक्शन पूरा हो रहा है। रेट का मतलब यही होता है। रेट का मतलब हम किसी भी चीज़ को यदि समय से भाग देते हैं तो वो रेट बन जाता है।
रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी बाई टाइम, तो इसको हम एक्सेलरेशन कहते हैं। वैसे रेट ऑफ रिएक्शन मतलब कि रासायनिक अभिक्रिया जो है किस दर से किस गति से पूरी हो रही है। इस आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं 3 प्रकार की हो सकती हैं। पहला हमारे पास है वेरी फास्ट रिएक्शंस, दूसरे हमारे पास है वेरी स्लो रिएक्शंस, और तीसरा हमारे पास है मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। अब वेरी फास्ट रिएक्शन कौन से होंगे? फास्ट रिएक्शन यानी कि जहाँ पे रिएक्टेंट्स को मिक्स किया उसी घड़ी जो है प्रोडक्ट बन गया, वो वेरी फास्ट रिएक्शंस हैं। यानी द मोमेंट यू मिक्स द रिएक्टेंट्स द रिएक्शन इज कंप्लीटेड। जिस घड़ी आपने इनको मिक्स किया वैसे ही जो है रिएक्शन वो पूरा हो गया। तो इतनी तेज़ गति से पूरे होते हैं, इनको वेरी फास्ट रिएक्शन बोलते हैं। दूसरी रिएक्शन कैटेगरी कौन सी है? वेरी स्लो रिएक्शन। ये उसके बिल्कुल उल्टे विपरीत हैं। ये रिएक्शन कंप्लीट होने में बहुत अधिक समय ले लेते हैं। तो पहले थे वेरी फास्ट जो बहुत तेज़ गति से पूरे होते हैं, दूसरे थे वेरी स्लो जिनको पूरा होने में बहुत अधिक समय लग जाता है, और तीसरा जो है विच प्रोसीड्स विद मॉडरेट स्पीड और मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस, यानी जिनकी जो गति है वो औसत है, वो बहुत तेज़ भी नहीं है और बहुत धीमी गति के भी नहीं है। तो ये हमारे पास 3 प्रकार की रिएक्शन। दूसरे पॉइंट इसमें अंतर पड़ते हैं। दे अकर वेरी फास्ट, ये बहुत तेज़ गति से पूरे होते हैं। दे अकर वेरी स्लो, ये धीमी गति से बहुत ही धीमी गति से पूरे होते हैं। एंड दे अकर एट मॉडरेट स्पीड, ये औसत दर से पूर्ण होते हैं। फिर क्या है? रेट इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टडी। अब देखिए जो रिएक्शन मैं रेट उसकी गति पता करना चाहता हूँ, अब जो मिलाते ही रिएक्शन कंप्लीट हो गया उसकी गति का अध्ययन मैं कैसे करूँगा? उस रिएक्शन की अभिक्रिया की जो दर है उसका अध्ययन कर पाना मुश्किल है, क्योंकि इससे पहले कि मैं सारे तामझाम इकट्ठे करूँ उसका अध्ययन करने के लिए, वो तो कंप्लीट भी हो गया, जिस घड़ी मिलाया और रिएक्शन कंप्लीट हो गया। तो ये जो वेरी फास्ट रिएक्शंस हैं इनका अध्ययन करना जो है थोड़ा मुश्किल होता है। दूसरी हम कैटेगरी की बात करते हैं वेरी स्लो रिएक्शंस की। वेरी स्लो रिएक्शंस में हमारे पास क्या है? वो रिएक्शन जो प्रोसीड होने में बहुत समय लगा, जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन है, लोहे को जंग लगना। अब मान लो मैंने 1 ग्राम लोहे का टुकड़ा ले लिया और मैं उसे बाहर कहीं रख देता हूँ और ये अध्ययन करना चाहता हूँ कि ये पूरी रस्टिंग इसकी कब होगी, तब तक मैं उसका अध्ययन करूँगा किस स्पीड से अभिक्रिया पूरी हो रही है। तो रस्टिंग तो एक बहुत लंबा प्रोसेस है। आप लोहे को बाहर रख दें, हो सकता है कि 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में पूरी तरह से रस्ट जो है उसको तब लगे। तो ऐसे रिएक्शंस भी जो है हमारे लिए पढ़ने जो है वो ठीक नहीं माने जाते, क्योंकि ये हमारे समय के एक तरह से बर्बादी है। अब हम बात करते हैं मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस की, यानी कि वो रिएक्शन जो औसत गति से पूरे होते हैं। इनका अध्ययन करना जो है वो सहज होता है और वो बढ़िया भी होता है और हम करते भी हैं। तो जो औसत गति से पूरे होते हैं, मॉडरेटली स्पीड से जो है रिएक्शन प्रोसीड होते हैं। अब इसमें अगर आप एग्जांपल देखिए, जैसे कि मान लो आपने सिल्वर नाइट्रेट, वेरी फास्ट रिएक्शन में आप उदाहरण ले सकते हैं सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का। तो दोनों ही आप रंगहीन हैं, दोनों को मिलाएंगे, उस जैसे आपने इनको आपस में मिक्स किया वैसे ही सफ़ेद रंग का प्रेसिपिटेट जो बन जाएगा। तो ये रिएक्शन बहुत फास्ट है। सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड की जो रिएक्शन है इट्स एग्जांपल ऑफ वेरी फास्ट रिएक्शन। अब वेरी स्लो रिएक्शन मैंने अब बात कर ली, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना। अब अगर आप पूरा रिएक्शन स्टडी करना है, देखो लोहे को जंग लगना तो हो सकता है कि आपको दूसरे दिन ही जंग लगनी जो है वो दिखाई दे जाए, लेकिन अगर पूरी तरह से अब रिएक्शन जब तक कंप्लीट नहीं होता, हमारे लिए क्या होता है रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या है? जब रिएक्शन शुरू किया है हमने और जब रिएक्शन कंप्लीट हुआ है तब तक के पूरे हम उसको रेट बोलते हैं। तो ये जो है वेरी स्लो रिएक्शंस को भी स्टडी करना मुश्किल है। मॉडरेटली स्लो रिएक्शंस ही हमारे लिए जो है वो बेहतर रहते हैं अध्ययन के लिए, और इन्हीं का हम अध्ययन भी करते हैं। इसमें है हमारे पास डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2, यानी कि H2O2 का हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन जो है वो इसके अंतर्गत आप उदाहरण के तौर पर ले सकते हैं। तो ये हमारे पास थी नया चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। मैंने बताया किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ने के लिए हमारे पास समझने के लिए 3 अलग अलग पैरामीटर्स हो सकते हैं। पहला थर्मोडायनेमिक्स जो हमें ये जानकारी देगा कि वो रिएक्शन फिजिबल है या नहीं। दूसरा केमिकल इक्विलिब्रियम जो हमें ये जानकारी देगा कि किस एक्सटेंट तक रिएक्शन पूरा हो रहा है। और तीसरा केमिकल काइनेटिक्स जो हमारा ये लेसन है कि उसमें हम पढ़ेंगे किस गति से, किस स्पीड से रिएक्शन जो है वो कंप्लीट हो रहा है। केमिकल काइनेटिक्स जो है वो रसायन विज्ञान की वो शाखा है जिसके अंदर हम जो रासायनिक अभिक्रिया की दर है उसका अध्ययन करते हैं, उनको प्रभावित करने वाले कारक उनका अध्ययन करते हैं, और किस मैकेनिज्म से अभिक्रिया पूरी होती है उसका अध्ययन किया जाता है। फिर रिएक्शन रेट्स पे, रेट ऑफ रिएक्शन के हिसाब से रासायनिक अभिक्रियाएं 3 प्रकार की हो सकती हैं: वेरी फास्ट रिएक्शन, वेरी स्लो रिएक्शन एंड मॉडरेटली स्लो रिएक्शन। वेरी फास्ट रिएक्शन जो है वो उसी घड़ी पूरा हो जाते हैं जिस घड़ी अभिकारकों को या रिएक्टेंट्स को मिलाया जाता है।
वेरी स्लो रिएक्शंस पूरा होने में बहुत समय लेते हैं, फास्ट रिएक्शन बहुत जल्दी हो जाते हैं, और मॉडरेटली स्लो जो रिएक्शंस हैं वो एक औसत गति से एक नॉर्मल स्पीड से प्रोसीड करते हैं। इसलिए इनका अध्ययन ही जो है प्रयोगशाला में किया जाता है और हमारे लिए बेहतर भी यही रहते हैं। तो इसमें आपके फास्ट रिएक्शन में एग्जांपल आपके पास है सिल्वर नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड का। मॉडरेटली रिएक्शंस वेरी स्लो रिएक्शन में रस्टिंग ऑफ आयरन है, इससे पूरा होने में बहुत समय लग जाता है। और मॉडरेटली स्लो रिएक्शन जो हमारे काम के हैं जिसका अध्ययन हम करेंगे वो है डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का विघटन या फिर टूटना। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस टॉपिक स्टूडेंट्स। थैंक यू।